हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो एक बार फिर आ गया हूँ मैं आपके सामने अपना कैमरा ऑन करके। तो वेलकम बच्चों अगेन। सो टुडे आर यू गेटिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट विच आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी? क्या आपको मेरे सामने रखी हुई लाइट का रिफ्लेक्शन मेरी आंखों में दिख रहा है? मेरे चश्मे में रिफ्लेक्शन दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है तो आपको भी अपनी आंखों में वही चमक चाहिए, वही चमक आपकी आंखों में होनी चाहिए ताकि आप यो चमक रहेगी तभी आप कोई एग्ज़ाम फाइट कर पाओगे। लेट्स बिगिन। आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तक अपन ने पढ़ा बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो बच्चों अभी तक अपन पढ़ चुके हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मारकर गया, आखिरी सांसें ले रहा है ये तो आखिरी सांसें ले रहा है। चलो इसको अभी के लिए अलविदा। कभी अलविदा ना कहना, लेकिन कभी अलविदा ना कहने। इसमें वापस इंक डाल के वापस चालू करूँगा इसके। कभी अलविदा नहीं कहने दूंगा मैं इसको। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही थी बच्चों, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात हो रही थी। तो मैंने क्या आपको बताया कि डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो बिल्कुल आपकी तरह है, विदाउट एनी डायरेक्शन, बस चलती जा रही है, कोई डायरेक्शन नहीं है। जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। यदि आपको डिस्प्लेसमेंट पूछना है किसी से तो आपको बताना पड़ेगा इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट क्या है, और फिर आपको बस उसकी डायरेक्शन क्या लिखनी है। उनके बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, इनिशियल पॉइंट ए मान लो, फाइनल पॉइंट मैंने बी मान लिया, तो ए से बी तक की जो शॉर्टेज डिस्टेंस की डायरेक्शन है वो ही इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी। ए से बी तक की शॉर्टेज डिस्टेंस की जो डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस जो होती है वो ही डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, कोई आपसे पूछ ले भैया जी आप मुझे राजस्थान से लेके कन्याकुमारी तक की डिस्टेंस बता दो, तो बच्चों आपको उससे पूछना पड़ेगा तुरंत कि मैं डिस्टेंस तो बता दूंगा, लेकिन आप मुझे ये बता दो कि आप रूट कौन सा पकड़ोगे, किस रूट से जाओगे। रूट के अकॉर्डिंग डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। रूट में मैं आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे रूट हो सकते हैं, इन्फाइनाइट रूट हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के। आप गांव में होके जा रहे हो, किसी की छत पे कूद के जा रहे हो, वो भी एक रूट हो गया। लेकिन जनरली अपन जो रूट यूज करते हैं वो एक एक ट्रेन चुक 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 चुक, ऐसे नहीं चलती ट्रेन चुक 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 चुक। पहले चलती थी, जब कोयले से चलती थी तब चुक 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 की आवाज़ आती थी, अब नहीं करती वो आवाज़ वैसी, ठीक है। तो दूसरा रूट हो सकता है ट्रेन का। थर्ड रूट है अपना बस का, बस जा रही है पाँव करती हुई। ये 3 रूट हो सकते हैं, ठीक है। ये 3 रूट में से आपको पूछना पड़ेगा ये इन तीनों रूट में से किससे जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको बतानी पड़ेगी कि हाँ यदि बस से जा रहे हो तो ये डिस्टेंस होगी, और इससे जा रहे हो एरोप्लेन से तो ये डिस्टेंस होगी, और इससे जा रहे हो तो ये डिस्टेंस होगी। समझ गए आप बात समझ गए? समझ में आ गई होगी। अब ये बताओ कि सबसे शॉर्टेस्ट टाइम किस में लगता है? एयर वाले रूट में। ऐसा क्यों? उसके 2 रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न जो आपको इजीली समझ में आता है वो ये है क्योंकि जो एरोप्लेन है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेन एंड बस। लेकिन एक दूसरा रीज़न भी है, वो रीज़न ये है एरोप्लेन में आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट तय कर सकते हो। सकते मैंने इसलिए लगा दिया, कई बार एयर रूट भी डाइवर्ट होते हैं, मतलब एकदम डिस्प्लेसमेंट वाली डिस्टेंस उनके बीच की नहीं होती, थोड़े से डाइवर्टेड होते हैं। लेकिन आप एयर में तब भी एक हद तक आप कैसे हो, फ्री हो कि आप शॉर्टेस्ट रूट बनाओ, उसमें शॉर्टेस्ट रूट जो है उसके थ्रू जाओ। मतलब डिस्प्लेसमेंट तय करने की आपके पास आज़ादी है। आज़ादी आपके पास नहीं, वो रूट तो उन्होंने तय कर दिया, लेकिन उन्होंने रूट ऐसा बनाया कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम रहे, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट को अप्रोच करे, लगभग डिस्प्लेसमेंट के इक्वल डिस्टेंस रखते हैं। तभी इस बात समझ में आ गई ना आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि 2 पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो ही डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। बात समझिए। अब मैं आपसे पूछ लूँ, राम जी गए A to B, जे डिस्टेंस है, जे डिस्टेंस बत्तो 10 मीटर है।
फिर ये ए टू बी पहुँच गए, ये 10 मीटर की डिस्टेंस थी। फिर ये बी से लौट के आए, बी से लौट के इसी रूट पर आए, इसी रूट पे, इस ऊपर वाले पे नहीं, इसी रूट पे नीचे वाले पे आए और ये लौट के आए यहाँ से 4 मीटर। 4 मीटर से ज़्यादा लग रहा है, 4 मीटर जितना लौट के आ गए ये वापस। ठीक है, बात समझ में आ गई, इतना लौट के आ गए। अब मैं आपसे पूछ लूँ, बताओ इसने, मान लेता हूँ इस पॉइंट को सी, ए से सी पॉइंट तक आने में इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर करी। आप मुझसे क्या पूछोगे, सर रूट बता दो आप एक बार। मैंने रूट बता दिया आपको, पहले वो ए से बी गए फिर बी से सी है, तो आप डायरेक्ट बताओगे ए से बी जाने में कितनी डिस्टेंस 10 मीटर और बी से सी आने में कितनी डिस्टेंस 4 मीटर, मतलब ये टोटल 14 मीटर चल चुके हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ लूँ बच्चों, ए से लेकर सी तक, मतलब मैं आपको बता दूं इनिशियली वो थे अपने गांव में, फिर पहुंच गए एक सिटी में। ठीक है ना बच्चों, ये फुलेरा से पहुंच गए फकौली बाजार कुछ सामान खरीदने के लिए। मैंने आपसे पूछ लिया डायरेक्ट उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, या तो मैं ये पूछ लूँ या फिर मैं आपसे पूछ लूँ कि ए से सी का डिस्प्लेसमेंट बताओ। आपको अब मुझसे रूट पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे बता दोगे इसको, डायरेक्ट ए से सी के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जो बाकी रूट बच जाएगा वही, मतलब 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया ए से लेके सी तक का। दूसरा तरीका भी ऐसे करने का, 10 मीटर गए ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट बताना ना, ए से सी डायरेक्शन ही बतानी पड़ेगी। ए से सी मतलब ऐसे जा रहे हैं अपन, ए से सी बतानी है डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना, ये बात का डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। यदि मैं सी से ही पूछता तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ, याद रखना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको निकालने का, डिस्प्लेसमेंट को निकालने का एक डायरेक्ट तरीका है, इनके बीच में जो डायरेक्ट शॉर्टेज डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, और डायरेक्शन क्या है ए टू बी, ये वाली डायरेक्शन है इसकी। ठीक है, बात समझ गए आप, बिल्कुल समझ गए। लेकिन इसको करने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ। पहले वो ए टू बी गए, ठीक है, ए टू बी कितना गए 10 मीटर, और किस डायरेक्शन में गए, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है आपको, और आगे जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। तो 10 मीटर गए पॉजिटिव, फिर लौट के बुद्धू सी पर आए, ये लौट के वापस 4 मीटर आ गए, मतलब माइनस कितना चले ये 4 मीटर। तो फाइनली ये चले 6 मीटर, और किस डायरेक्शन में, ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो प्लस का 6 आएगा ना, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि ये इस डायरेक्शन में फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, जो इस डायरेक्शन में फाइनल डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। इसका एक और एग्जांपल मैं दे लेता हूँ। ये गए भाई साहब ए से, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अच्छा मिटाया तूने, अरे 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 मेरा डस्टर गायब हो गया। जो ये ठीक है, इससे काम चला लेंगे। इन भाई साहब ने अब की बार क्या किया, ए से गए बी, ए टू बी की डिस्टेंस 10, लौट के इसी रूट पे आ गए, वापस ए पे आ गए। बताओ इन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, बता दो बिना संकोच के। पहले ए टू बी गए, कितनी डिस्टेंस चले ये ए टू बी जाने में 10 मीटर, बी टू ए आने में वापस 10 मीटर, बी टू ए 10 मीटर, टोटल डिस्टेंस ए बी प्लस बी ए इक्वस टू 20 मीटर। मतलब ए तक आने में इनका डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी 20 मीटर। लेकिन मैं पूछ लूँ ए से लेके ए तक आए, डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब इस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। लेकिन इनका इनिशियल पॉइंट भी ये था, फाइनल पॉइंट भी ये है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 मीटर। मतलब वापस यदि उसी पॉइंट पे लौट के आ गए, ए से गए और ए पे ही आ गए, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, 0। बात समझ में आती है या ऊपर से जाती है, बता दो। ए से चले थे, ए पे ही पहुंच गए, जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे वापस आ गए, मतलब उन दोनों पॉइंट के बीच की, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही है। दो चीज़ें यदि सेम ही है तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 0 तो 0 हो गई। ठीक है, अब इन्होंने एक कलाकारी कर दी, ये यहाँ से भी आगे निकल गए। पहले ये ए टू बी गए,
फर्स्ट they are moving from A to B, then he is moving from B to A, then again he is moving from A to C, A to C, और C यहाँ से 2 मीटर दूर है। अब आपको बताना है A से C तक इन्होंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी। तो A से C तक यदि कोई आपसे डिस्टेंस पूछ ले, आप उससे क्या पूछ लोगे? वो आपसे पूछेगा डिस्टेंस, आप उससे क्या पूछोगे? भैया जी रूट बता दीजिए आप मुझे। रूट तो बताना पड़ेगा आपको। रूट बता दिया उसने कि A से B गया था ये, फिर B से A आया, फिर A से C चला गया। तो आप लिख लोगे इसको, पहले A to B गया प्लस B to A आया प्लस A to C गया, सबको ऐड कर देना पड़ेगा। A to B में 10 मीटर, कोई साइन वाइन कुछ नहीं, डिस्टेंस के लिए कोई साइन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर B to A 10, फिर वापस A to C 4, तो ये 24 मीटर इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ A to C का डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट बताओ। एक बताने का तरीका डायरेक्ट है, तो पहले डायरेक्ट देख लेते हैं। पहले डायरेक्ट दिखाता हूँ मैं आपको क्या तरीका है। ये A to C के बीच की मिनिमम डिस्टेंस 2 मीटर है। A to C के बीच की मिनिमम डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर होगा। अब मुझे बताओ, ये A को मैं रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ क्योंकि A से चलना स्टार्ट किया। A के कंपैरिजन में ये आगे गया या पीछे गया, जहाँ से रेफरेंस मान लिया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाते हैं। मतलब ये A पॉइंट कैसे बना हुआ होगा? ऐसे, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस, और यहाँ से ये कोऑर्डिनेट स्टार्ट हो रहा होगा। तो यदि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो समझ जाओ कि पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव। अब बताओ A पॉइंट को रेफरेंस माना तो ये A के कंपैरिजन में किधर है? माइनस, तो मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट -2 मीटर, डायरेक्ट तरीका। दूसरा तरीका बता देते हैं। दूसरा तरीका के लिए क्या है? आप पूरा रूट जानना चाहते हो, आपको पूरा रूट पता है, उसके थ्रू आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये मैंने जो तरीका बताया है उसमें आपको रूट जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ A से C के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो पता है ना, बस वो ही डिस्प्लेसमेंट है। इस बात को कॉपी में लेके अलमारी में रख के ताला लगा दो। जब नीट का पेपर आएगा तो उस अलमारी में वैसे ये खोलना और तुरंत निकाल के पढ़ लेना। अच्छा ये बात है, ठीक है, समझ जाओगे। अब आपको रूट भी पता है, तो आपने रूट से डिस्टेंस निकाल ली, तो आपने कहा मुझे रूट पता है तो डिस्प्लेसमेंट भी मैं उसी रूट के थ्रू निकालूंगा। मैंने कहा ठीक है, निकाल ले बेटा, निकाल। पहले A to B जाएंगे, फिर B to A आएंगे, फिर A to C जाएंगे, ठीक है। A to B किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, अभी ध्यान रख लेना, इस बात को ध्यान रख लेना। इस डायरेक्शन में चलने का मतलब पॉजिटिव है, यदि आप B to A आओगे तो B to A आप ये मत मान लेना कि मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा हूँ। बच्चों इस डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन का मतलब नेगेटिव हो जाएगा। इस बात से मैंने आपको ये रेफरेंस पॉइंट लेके तो दिखाया है, लेकिन ये रेफरेंस पॉइंट यदि B to A आओगे तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके लिए नेगेटिव एक्सिस। कुल मिला के आपको इन रेफरेंस पॉइंटों को जाने दो। आप इतना याद रखो, यदि इधर चल रहे हैं पॉजिटिव, उधर चल रहे हैं नेगेटिव, बस काम खत्म है। A to B +10 प्लस B to A नेगेटिव डायरेक्शन में कितना 10 आए, B to A 10 -10 प्लस A to C जाने के लिए वापस पीछे चलना पड़ रहा है। A to C कितना 2 मीटर, नेगेटिव में -2, दो तीनों को ऐड कर दो, 10 -10 -2 = -2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की कहानी मेरी जुबानी आपको समझ आ गई क्या? डिस्प्लेसमेंट की कहानी और मेरी जुबानी आपको समझ आ गई? समझ तो आ जानी चाहिए बच्चों कि मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बता दी। आपको समझ आ गई ना बच्चों? भोले बच्चों, भोला बच्चा, ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी डिस्प्लेसमेंट की कहानी। अब मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, क्या क्वेश्चन करना चाहते हो आप? एक चीज़ मैं आपको यदि मैं आपसे पूछ लूँ, ये वायर को क्या हुआ? ये क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? ये क्यूब है। ये क्यूब मतलब ये डब्बा है। ये डब्बा है। एक डब्बा लेके आता हूँ कहीं से, डब्बा मिल जाए तो
अरे डब्बे, अरे डब्बे डब्बे, मिल गया डब्बा, मिल गया डब्बा। ये क्यूब है, इस तरह से क्यूब है ये इसका फ्रंट फेस है, ये इसका अपर फेस है, ये लोअर फेस है, ये साइड के दोनों फेस है, ये बैक वाला फेस है। ये क्यूब दिख रहा है ना आपको, ये क्यूब मैंने बना दिया, ठीक है। मैं अब पूछ रहा हूँ क्यूब के इस वाले पॉइंट से क्यूब के इस ऊपर वाले पॉइंट के कॉर्नर, जो पीछे ऊपर है ना ये वाला, ये कॉर्नर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ मुझे, नीचे वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक। मतलब ये वाला पॉइंट है और बैक में ये वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक ऐसा ट्रायंगल बना लूँ, यदि इसको मैं इधर से मिला दूँ तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा ना। इसको मानता हूँ ए, इसको मानता हूँ बी, इसको मानता हूँ सी, इसको मानता हूँ डी, ठीक है। तो ए सी डी एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी। अच्छा, ए सी डी में आपको निकालना क्या है, ए डी डायगोनल है, देखो इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो डायगोनल आएगा, ये इसके अंदर से पास होगा, ये यदि मैं इसको अंदर से पास करा दूं और इधर से, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो, इस वाले पॉइंट से उस वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, इस वाले पॉइंट से ऊपर वाला ये कॉर्नर पॉइंट है, इसके बीच की डिस्टेंस। तो इनके अंदर से एक डायगोनल यदि मैं पास करा दूं, इसके अंदर से एक सुई ऐसे पास करा दूं, तो इसको यहाँ से निकलती हुई और उस तक पहुँच जाए, तो वही डायगोनल की लेंथ होगी, वही आपको दिख रहा है, इस वाली डायगोनल की लेंथ है। उसके लिए मुझे ए सी की लेंथ चाहिए, उसके लिए मुझे, ये तो मैंने क्यूबॉइड का एग्जांपल ले लिया बच्चों, क्यूबॉइड, यदि ये क्यूब होता तो इसकी सारी साइड इक्वल होती, ये भी यदि ए मान लूँ, इसको भी ए मान लूँ और इसको भी ए मान लूँ, सारी साइड इक्वल होंगी, सारी साइड जितनी भी है सब इक्वल होंगी। सबसे पहले मुझे ए सी की लेंथ चाहिए, ए सी की लेंथ के लिए मुझे ये लेना पड़ेगा नीचे बेस वाला ट्राइंगल, ये बेस है ना, बेस को अलग निकाल लो, तो बेस में ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, तो ये मैंने बना लिया बेस वाला ट्राइंगल, ए बी सी। ए बी में ए बी की लेंथ ए, इसकी लेंथ भी ए, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, परपेंडिकुलर पता है, बेस भी पता है, तो हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 2a। तो ए सी की लेंथ रूट 2a हो गई ए सी की लेंथ समझ आ गई, रूट 2a। डी सी की लेंथ तो पता है ए है, क्योंकि ये क्यूब है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। बात समझ में आती है कि नहीं आती है, बात समझ गए ना आप। तो यहाँ से आप निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ रूट 2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट 3a, इसका आंसर भी हो जाएगा। तो a और d के बीच डायगोनल की डिस्टेंस रूट 3 होती है। अब याद कर लो इसको, यदि क्यूब में ये डायगोनल की लेंथ पूछ ले, क्यूब के डायगोनल की, तो कितनी आती है, रूट 3 है, याद रख लेना आप इसको, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट के, पॉइंट नंबर बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके लिए एक्सिस पता होनी चाहिए। तो ए बी को एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ये जो ऊपर जा रही है वाई एक्सिस हो जाएगी, ये एक्स हो जाएगी, और जेड किधर है, आगे की साइड, इधर जेड एक्सिस है, इस बोर्ड के बाहर ऐसे ये जेड है, तो पीछे कौन सी एक्सिस है, माइनस जेड, तो मतलब जो अंदर की साइड जितनी भी डायमेंशन होंगी वो माइनस में जाएंगी। ए बी में मैं पूछ रहा हूँ इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट समझते हो ना, ए में कितना आगे चले गए बी तक आने में, सॉरी एक्स एक्सिस में कितना आगे चले गए बी तक आने में, वाई एक्सिस में कितना आगे चले गए और जेड में कितना आगे चले गए। तो बी तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस में कितना आगे चले हो आप, ये 0 0 0 होगा, ए पॉइंट 0 0 होगा, क्योंकि सारी एक्सिस यहाँ पे मीट कर रही हैं। ए में आप एक्स एक्सिस में कितना आगे चले गए ए, क्या बी पॉइंट के लिए आपको वाई में कुछ चलना पड़ा क्या, नहीं, क्योंकि ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे है, मतलब वाई में 0 चलना पड़ा। क्या जेड में मतलब बाहर निकलना पड़ा क्या, कुछ नहीं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चों ए 0 0 होंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर सी के कोऑर्डिनेट बता दो मुझे, पॉइंट नंबर सी के, सी तक आने के लिए आपको एक्स एक्सिस, सी मतलब बी के जस्ट पीछे वाला पॉइंट है। देखो ये क्यूबॉइड है, लेकिन इसको क्यूब मान लो, मतलब इसकी सारी साइड इक्वल मान के चलो। तो मैं पहले पूछ रहा था, ये मेरी एक्स, ये मेरी वाई एक्सिस,
ये मेरी एक्स एक्सिस और इसके ये जो मार्कर दिख रहा है ना ऐसे, इस पॉइंट के बाहर की साइड ये जेड एक्सिस ऐसे है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने बता दिए A00। अब मैं पूछ रहा हूँ बच्चों सी पॉइंट के, सी पॉइंट है कहाँ पर, ये रहा पीछे, जो पीछे ये वाला पॉइंट है ना नीचे बेस में, ये वाला पॉइंट जहाँ पे मैंने मार्कर टच किया अभी, ये जो पॉइंट है ये है सी पॉइंट। तो मुझे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। सी पॉइंट के लिए आपको एक्स में कितना चलना पड़ रहा है, एक्स में तो बी के जस्ट पीछे है ना ये सी, बी के जस्ट पीछे, बी से एक लाइन खींच दो पीछे की साइड, वहीं पे सी मिल जाएगा आपको। तो जितना बी के लिए एक्स में चलना पड़ रहा है सी के लिए भी उतना ही चलना पड़ रहा है। एक्स में तो सेम ही चलोगे ना, तो एक्स में कितना चल रहे हो ए, बाई में चल रहे हो कि सी के लिए, क्या बाई में आपको ऊपर जाना पड़ा क्या, नहीं, तो बाई में 0। जेड में बात आएगी अब यहाँ पर, जेड में यदि आप इस पॉइंट से बाहर की साइड, मतलब इससे ये अपना रेफरेंस पर 0 0 0, इससे यदि मैं इस मार्कर की डायरेक्शन में चलता है ऐसे 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 चलता तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलता, लेकिन मैं पीछे चल रहा हूँ, मतलब माइनस में चल रहा हूँ। कितना चला माइनस में, बी सी की डिस्टेंस कितनी है ए, तो जेड में कितना चला ए, लेकिन कैसा माइनस में, तो इसके कोऑर्डिनेट ऐसे ही। डी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, डी के कोऑर्डिनेट ऐसे क्या होंगे, डी तक पहुंचने के लिए आपको एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा ए, क्योंकि जितना इधर चलना पड़ेगा उतना ही यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट को मैं ए बी सी डी ई मान लेता हूँ। ई से सी की जो डिस्टेंस है वो भी ए है, एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स की तो पॉजिटिव है ना इधर, एक्स की नेगेटिव इधर होगी, इस वाले पॉइंट से इधर एक्स की नेगेटिव है, तो ए में पॉजिटिव ए चले हो, ठीक है। वाई में कुछ चले हो क्या, वाई की साइड, ये वाई है, वाई में कितना चले हो, ये डिस्टेंस भी ए है, वाई मतलब ये वाला ये एक्सिस, तो वाई मतलब यदि इस डायरेक्शन में ऊपर चल रहे हो तो वाई में पॉजिटिव कितना चलना पड़ रहा है वाई में आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये डिस्टेंस कितनी है ए, समझ रहे ना बच्चे, तो ये वाई में भी ए चले, और पॉजिटिव में चले, वाई में नेगेटिव कब होता है, जब इस पॉइंट से नीचे, लेकिन आप इस पॉइंट से ऊपर चल रहे हो तो मतलब वाई में भी। जेड में कितना चले हो, जेड के कोऑर्डिनेट इसके भी वही होंगे जो सी के कोऑर्डिनेट है ना, वही डी के कोऑर्डिनेट होंगे जेड एक्सिस में, तो ये माइनस ए, क्योंकि जेड में आपको माइनस ए चलना पड़ रहा है, तो ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए, इसके कोऑर्डिनेट ये समझ में आ गए। 3D ज्योमेट्री वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्या आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्लियर हुए, क्लियर। अब बात कर लेते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, एंड ये है वेक्टर। स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, वो होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने बच्चों घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में उसका घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में उसका घर है, और आपको वहीं तक जाना है, उसके घर तक ही जाना है। आपके टीचर का घर है, टीचर के घर तक जाना है, और आपको कुछ फिजिक्स में डाउट है, पूछ के आना है आप कहाँ पहुँच गए, आप कहीं मत पहुँचो, यहीं रहो। घर से निकले, टीचर के घर तक गए आप, ठीक है, चले गए, कोई दिक्कत आपको नहीं आई, आप टीचर के घर तक जाना चाह रहे हो। फिर क्या है, एक डिस्टेंस फिक्स हो गई आपके यहाँ से टीचर के घर की डिस्टेंस मान लेता हूँ 50 मीटर है, कितनी है 50 मीटर, और डिस्टेंस 50 मीटर है। याद रखना डिस्प्लेसमेंट नहीं है आपके घर से और सर की घर तक की डायगोनल, मतलब एकदम स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं है ये। आप हो सकता है कि सर के घर तक कोई गली जाती हो, आप पहले इधर चले, फिर इधर चले, फिर इधर चले, इधर चला मैं, इधर चला, जाने कहाँ मैं, किधर चला, आप ऐसे चले गए पहले इधर, फिर इधर, ऐसे करके आपने चल दी, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आपने टोटल डिस्टेंस जो कवर करी वो 50 मीटर थी, ठीक है, सर के घर तक की डिस्टेंस 50 मीटर थी डिस्टेंस, और आपको 50 मीटर में
मान लेता हूँ मैं 50 मीटर चलने में मान लेता हूँ मैं आपको लग गई बच्चों 3 मिनट्स। 3 मिनट्स तो आपकी जो स्पीड है 50/3 मीटर पर मिनट है। 50/3 मीटर पर मिनट है। यदि आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए तो नीचे 60 और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो 50/180 मीटर पर सेकंड ये आपकी स्पीड है, या क्या है आपकी स्पीड है, स्पीड है, ये स्पीड है, स्पीड। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा जल्दी चलना स्टार्ट करता हूँ, तेज़ तेज़ दौड़ के जाता हूँ। फिजिक्स आज ही पढ़नी है मुझे, कल तो नीट का पेपर है, तो मैं भागता हुआ गया, एकदम गोली की रफ्तार से भागता हुआ गया। तो मैंने क्या किया, सेम डिस्टेंस तो सेम थी, क्योंकि सर के घर तक की डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही, वो तो सेम है। सर तो कहीं नहीं जा रहे, अपने घर में ही रह रहे हैं, ठीक है। तो उनके घर तक की डिस्टेंस सेम है। लेकिन अब क्या हुआ, भागते हुए गए, मतलब आपने टाइम कम लगाया। अब टाइम कम लगाया, आप 1 मिनट में ही आपने ये डिस्टेंस कवर कर ली, 1 मिनट में ही। अब आपकी स्पीड 50 मीटर पर मिनट हो गई। तो इसको यदि सेकंड में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 50/60 मीटर पर सेकंड ये स्पीड हो गई। मतलब अब क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई। 50/180 और 50/60 में कौन सी वैल्यू बढ़ी है? हाँ, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे लिए, कोई भरोसा नहीं है। देखो बच्चों, जो डिनोमीटर में जहाँ पे बड़ी वैल्यू होती है वो वैल्यू ओवरऑल छोटी होती है। यदि डिनोमीटर बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी होती है, मतलब ये वाली वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है। मतलब क्या हुआ, स्पीड बढ़ा दिया आपने। पहले आप सर के घर तक ऐसे जा रहे थे, इधर मुड़े, इधर मुड़ गए, सर के घर पहुंच गए। फिर आपने कहा नीट का पेपर तो कर लिया, तो मैं ऐसे जाऊँगा, आप ऐसे करके गए, समझ गए ना। मतलब आपने स्पीड बढ़ा दी अपनी, क्या बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी, स्पीड। बात समझ गए। स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मतलब यदि आपको डिस्टेंस सेम रखनी है तो आप कम टाइम में वहाँ पे पहुँच जाओगे। या फिर दूसरा तरीका कि आप 3 मिनट में, आपके पास 3 मिनट्स हैं, ठीक है, और आपको लेके आना है या कुछ दूध की पैकेट लेके आनी है। मान लो आप दूध नहीं पीते, वीगन बनो, वीगन, नो दूध, नो मिल्क। आप लेने गए बच्चों सोयाबीन लेने गए, लेकिन आपको पता है कि यदि मैं दूर जाके दुकान पे लेके आऊँगा तो वहाँ पे थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, लेकिन आपको 3 मिनट का ही टाइम है वहाँ पर पहुँचने का, आपको 3 मिनट के अंदर ही पहुँचना है। तो आपकी यदि स्पीड कम है तो आप डिस्टेंस भी कम कवर करोगे। आपकी स्पीड ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। तेज़ी चलोगे तो जल्दी से नहीं, अब जल्दी की बात नहीं है, टाइम तो फिक्स हो गया 3 मिनट में ही आपको पहुंचना है। यदि आप तेज़ चलोगे तो आगे वाली दुकान तक पहुंच जाओगे, तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लोगे। धीरे चलोगे तो मतलब उस आगे वाली दुकान तक नहीं पहुंच पाओगे, आपको पहले वाली दुकान से ही सोयाबीन खरीदनी पड़ जाएगी। मतलब आप समझ रहे हो, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यदि डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी है तो स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी, या फिर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर पाओगे। इसका एक मतलब ये हुआ, स्पीड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इस फॉर्मूले में यही 2 चीज़ें आ रही है ना, ये 2 चीज़ें आ रही है, समझ में आ गई बात। मतलब यदि आपकी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और समझ गए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यदि स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये बात आपको यहाँ से स्पीड से क्लियर हो गई। तो अभी तक मैंने सिर्फ आपको 2 ही चीज़ बताई है इसके अंदर। फर्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा क्या है, इसका फॉर्मूला ये है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके बाद करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या है इसका, वेलोसिटी का फॉर्मूला है बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बच्चों आपको सर के घर तक जाना था, लेकिन आपको क्या करना है, छत से छत पे जाना है, डायरेक्ट छत से छत पे जाना है। इस बार आपको सर के घर नहीं जाना, इस बार आपको उसके घर जाना। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते रास्ते में है उसका घर, लेकिन आप ऐसे करके जाओगे तो टाइम लगा लोगे ज़्यादा। आपको पता है कि मैं छत से छत कूद के जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, कवर करूंगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैं कवर करना चाहता हूं क्या, मिनिमम डिस्टेंस।
और आपके घर से उसके घर तक की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये बात आपको समझ में आ गई। तो यदि मिनिमम डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये हो जाती है वेलोसिटी। दोनों में क्या डिफरेंस है ये बात समझ आ गई। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक डिस्टेंस अपॉन टाइम है, एक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। मैं अब आपसे पूछता हूँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या रिलेशन था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या रिलेशन था। तो डिस्प्लेसमेंट जो था ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस था, यही बात थी। डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो डिस्टेंस से छोटा होगा, कभी कभार बराबर आ जाएगा यदि वो मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ है। यदि शॉर्टेस्ट पाथ है तो वही डिस्टेंस हो जाएगी, वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन होगा वेलोसिटी और स्पीड में। वेलोसिटी या तो स्पीड से छोटी होगी या फिर बराबर होगी, ये बात आपको समझ आ गई। क्योंकि स्पीड के फॉर्मूले में क्या है, डिस्टेंस है, और वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। लेकिन वेलोसिटी और स्पीड किस पे और डिपेंड कर रहे हैं, टाइम पर। टाइम सेम होना चाहिए भैया, टाइम सेम है दोनों के बीच में। यदि टाइम ड्यूरेशन सेम है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंपैरिजन करते हैं तो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है या फिर बराबर हो सकता है डिस्टेंस के। सेम रिलेशन इसमें आ जाएगा, स्पीड यहाँ तो ज़्यादा होगी या फिर बराबर हो सकती है वेलोसिटी की। अब आपको मैं एक बात बता दूँ, जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है स्पीड। नॉर्मल लाइफ में स्पीड का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादातर क्या कवर करते हो, डिस्टेंस, ना कि डिस्प्लेसमेंट। आप किसी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाने के लिए डिस्टेंस कवर करते हो, ना कि डिस्प्लेसमेंट। तो फिर इसको क्यों पढ़ते हैं सर, इसको पढ़ने का क्या इंपॉर्टेंस है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है। जैसे आपको रोड बनाने की मैं बोल दूँ भैया यहाँ से लेके वहाँ तक की रोड बनाओ, ठीक है, तो आप डिस्टेंस पता करोगे या डिस्प्लेसमेंट। आप पहले पता करोगे भैया डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस पॉइंट से लेके जहाँ तक मुझे यहाँ से और वहाँ तक की रोड बनानी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा, मतलब इस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस क्या है वो आपको पता चल गई, फिर आप दिमाग लगाओगे कि आपको पता चल गया यहाँ से यहाँ तक की मिनिमम डिस्टेंस तो ये है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है। लेकिन अब रास्ते में घर बने हुए हैं, रास्ते में पहाड़ है, रास्ते में ऐसी जगह है जहाँ से आप रोड बना ही नहीं सकते। फिर आप क्या करोगे, आप क्या कोशिश करोगे कि रूट जितना छोटा हो सके उतना मैं बना दूँ, जितना छोटा हो सके उतना रूट मैं बना दूँ। तो आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट के पास वाला रूट, जितना डिस्प्लेसमेंट से पास बना सको डिस्प्लेसमेंट के पास, उतना बनाने में आपको फ़ायदा है। तो प्रैक्टिकली आप क्या ज़्यादा यूज़ करते हो, स्पीड का यूज़ ज़्यादा है। लेकिन वेलोसिटी का क्या यूज़ है, आप समझ गए ना, कि आप चाहते क्या, दिल में चाहत क्या है कि मैं मिनिमम डिस्टेंस कवर करूं, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि आप स्पीड पे आप डिस्टेंस कवर कर पाते। समझ गए ना आप बात। तो डिजाइनिंग के पर्पज़ से वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। वेलोसिटी का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पूछ लूँ तो डिस्प्लेसमेंट का क्या इंपॉर्टेंस समझ गए ना। डिज़ाइनिंग कोई भी चीज़ करनी है आप मिनिमम डिस्टेंस कोशिश करोगे, मिनिमम डिस्टेंस कैसे डिज़ाइन करूँ, और डिज़ाइन करने के लिए फिर आपको डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा बन जाए ये पॉसिबल नहीं, आप फिर कोशिश करोगे कि डिस्प्लेसमेंट की जितना पास आ सकूँ उतना आ जाऊँ। वेलोसिटी और स्पीड में अंतर समझ आ गया। वेलोसिटी की एक डायरेक्शन होगी क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। मतलब डिस्टेंस आपने 50 चली और टाइम लगा 5 सेकंड, तो इसका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, सिर्फ यही होगा। लेकिन वेलोसिटी आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप ऐसे लिख दोगे ना ये गलत हो जाएगा भैया, ये गलत हो जाएगा। आपको तुरंत ये भी बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है। 10 मीटर पर सेकंड किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो लिखना पड़ेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है ये वेलोसिटी। नेगेटिव में तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा -10। यदि पॉजिटिव वाई में तो +10 में, लेकिन किस डायरेक्शन में, +10 वाई में। यदि नेगेटिव वाई में तो -10, प्लस माइनस लिखना पड़ेगा वेलोसिटी में। समझ गए ना, समझ गए। आई थिंक यू अंडरस्टूड द थिंग्स। ये बात अब 2 पॉइंट क्लियर हो गए, कैसी क्वांटिटी है कैसी नहीं क्वांटिटी है आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं सर, आप बातें बहुत करते हो, पढ़ाते हो नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है।
ऐसी बात नहीं है, पढ़ाता भी हूँ बातें भी कर। एवरेज, अरे सॉरी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? इसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कौन सा टोटल टाइम? टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस। ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, इसको ट्रेवल करने में जो टाइम लगा वो टोटल टाइम है। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट तय करने में जितना टाइम लगा वो टोटल, ये हो जाएगी टोटल टाइम। दूसरी चीज होती है, फोर्थ चीज है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या चक्कर है? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। जैसे घर से आप निकले, पापा जी के साथ स्कूटर पर पीछे बैठे हुए थे और रास्ते में वो कौन, वो ही खा रहा था या खा रही थी क्या? पानी पूरी, टिकिया पानी पूरी, या फिर पता से जो भी आप बोलते हो वो खा, या तो वो खा रहा था या वो खा रही थी, अकॉर्डिंग टू योर जेंडर आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। आप रास्ते से निकले, रास्ते में वो पानी बतासे खा रही थी, ठीक है। आप पापा के साथ पीछे बैठे हुए थे और आप चल रहे थे अपने घर से लेके, आप कोई बाजार से सामान खरीदने जा रहे थे, वो रास्ते में थी और आपने उसको देखा नहीं, उसने आपको देख लिया, ठीक है, देख लिया उसने आपको। उसने आपको दूसरे दिन बताया कि आप इतनी तेज़ जा रहे थे बाइक पर इतनी तेज़ जा रहे थे कि आपने मुझे देखा ही नहीं, लेकिन मैंने तो आपको देख लिया एक नज़र से कि हाँ ये वही है। आपने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, मेरे पापा ने तो इतनी तेज़ बाइक नहीं चलाई, मेरे पापा ने इतनी तेज़ बाइक चला ही नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो पूरी ध्यान देता हुआ जा रहा था, तो मैंने क्यों नहीं देख पाया? फिर आपको आना पड़ेगा इस लेक्चर को देखने, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप क्यों नहीं देख पाए। क्योंकि बच्चों, आप जो बोल रहे थे वो बात कर रहे थे, अभी मैं यदि मान लूँ कि आप स्पीड मतलब एक डिस्टेंस कवर कर रहे हो, आप जो बात कर रहे हो एवरेज स्पीड की बात कर रहे हो। आप एवरेज स्पीड की बात ऐसे कर रहे हो कि आप अपने घर से और मार्केट तक की डिस्टेंस बता रहे हो, मार्केट से और आपके घर की जो भी डिस्टेंस है वो आपने बता दी, मतलब वो आपको पता है, मान लेता हूँ वो 1 किलोमीटर है, चलो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर है, और आपको 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में लगता है बच्चों, 1 किलोमीटर को कवर करने में लगते हैं आपको, 1 किलोमीटर को 5 मिनट लग जाते हैं आपको। 5 मिनट मतलब 5 × 60 इतने सेकंड लग जाते हैं। ये आपकी स्पीड आपने क्या बताई? एवरेज स्पीड आपने बता दी। टोटल डिस्टेंस आपको पता है आपके घर से मार्केट तक की, और टोटल टाइम कितना लगा उसके अकॉर्डिंग आपने क्या एवरेज स्पीड निकाली, आपको पता, आपने कैलकुलेट करके दिमाग में रखा, यार मैं इतनी तेज चल ही नहीं रहा था, मैं तो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन मुझे वो देखी क्यों नहीं? ऐसा हुआ था बच्चों कि आपकी उस टाइम पर जब आप उसके पास से गुजर रहे थे, उस पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड तेज थी, आपने एवरेज स्पीड निकाली टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करके, और आपने बता दिया कि मैं कल गया था तो मुझे यहाँ पहुँचने में इतना टाइम लगा था, और टाइम आपको पता है और दूरी आपको पता है, तो आपने कैलकुलेट करके बता दिया, यार मैं तो इतनी वेलोसिटी से गया था, फिर मुझे दिखी क्यों नहीं वो? लेकिन आपकी उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप उसके पास से गुजर रहे थे तब आपकी स्पीड काफ़ी तेज थी। तो मतलब उस इंस्टेंट पर जब आप उसके पास से गुजरे तब आपके पापा ने एक्सीलरेटर ज़्यादा खींच दिया। उनको ही पता था कि मेरा बच्चा हाथ से निकल चुका है, तो मुझे भी जल्दी से निकलना चाहिए यहाँ से। समझ गए आप कि मतलब आपकी उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ज़्यादा थी। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, उसको इंस्टेंट वेलोसिटी या इंस्टेंट स्पीड बोलते हैं। आप समझ गए ना? आपने यहाँ से लेके अपने घर से लेके मार्केट तक की डिस्टेंस कवर करी, तो आपको पता है कि मेरी डिस्टेंस इतनी है, आपको पता है यहाँ से लेके मार्केट तक की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और मुझे इतना टाइम लगा, तो आपने वेलोसिटी निकाल ली कि अच्छा ये वेलोसिटी होगी या ये स्पीड होगी, अकॉर्डिंग टू आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो या डिस्टेंस ले रहे हो, ठीक। लेकिन ये चीज़ आपको ये गारंटी नहीं देगी थी कि आपके हर पॉइंट पर पे वेलोसिटी को नहीं बता पाएगी ये चीज़ एवरेज स्पीड। आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी या पॉइंट पर स्पीड चाहिए,
तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस स्टेंट की स्पीड देखनी पड़ेगी। बात समझ गए? बात समझ गए? इनका फॉर्मूला आपको समझ आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम और इसका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इन दोनों के फॉर्मूले समझ आ गए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बात भी आपको समझ आ गई। अब इंस्टेंट स्पीड क्या है? उस पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम मतलब एक बहुत छोटे से टाइम पर, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। यहाँ तो एक बड़ा टाइम है, इस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ टाइम लग रहा है, वो टाइम है, लेकिन इंस्टेंटेनियस टाइम मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसी टाइम पर, मतलब डेल्टा टी कितना हो गया वहाँ पर। जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यदि मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूँ तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो होता है टोटल डिस्टेंस डी मान लेता हूँ और टोटल टाइम टी मान लेता हूँ, डी बाई टी ये फॉर्मूला होता है। और इस वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैं इससे लिख देता हूँ स्मॉल टी टे, और ये टी लिख देता हूँ। समझ गए आप बात? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ फिर मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और इसको डेल्टा एक्स, इसको डेल्टा टी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है? अपना डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे डेल्टा एक्स अपना डिस्टेंस है, याद है अपना। ठीक है, लेकिन यदि डेल्टा टी की वैल्यू लगभग ज़ीरो हो गई, और इस केस में भी लगभग ज़ीरो हो गई, डेल्टा टी का मतलब टाइम डिफरेंस बहुत कम है, पर उसी इंस्टेंट पर बताना है। उस इंस्टेंट का मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़ा सा पहले, उस पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़ा सा पहले, उस और पर्टिकुलर पॉइंट में, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू लगभग ज़ीरो है, ज़ीरो। तो डेल्टा टी यदि ज़ीरो हो गया तो एस हो गया डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पर भी जो वी हो गया वो डी एक्स अपॉन डी टी। याद रखना यहाँ पे डी एक्स लिख रहा हूँ वो डिस्टेंस से उसका मतलब है, और यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों अलग अलग है, मैं एक्स डैश भी लिख देता हूँ, इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको एक्स डैश, तो इसको एक्स डैश लिख देता हूँ। ये बात समझ गए? यदि ये यहाँ पर डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो हो गया तो इसको डेल एक्स की जगह डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डी एक्स बाई डी टी। और ये यदि यहाँ पे डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो हो गया तो ये डी एक्स बाई डी एक्स डैश अपॉन डी टी। बात समझ गए? पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बात समझ में आती है या ऊपर से चली जाती है? देखता हूँ रिकॉर्डिंग कितनी देर की हो चुकी है अब तक। 42 मिनट्स की रिकॉर्डिंग अब तक मैंने कर दी है। नाउ देखो बच्चों, मैं डायरेक्शन के लिए आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इस डायरेक्शन को बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ, और इसको बोलते हैं साउथ। तो ये याद रखना, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। समझ गए? ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो बच्चों, एक अपना प्यारा बच्चा था, क्वेश्चन इस प्रकार है, ए बच्चा ट्रेवल्स 5 मीटर in east, 5 meter in east, and then he start and then he start traveling in opposite डायरेक्शन। मतलब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री इसने मोड़ ले लिया, 180 डिग्री मुड़ गया ये। ठीक है, 5 मीटर इन एंड देन स्टार्ट ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन 180 डायरेक्शन, एंड ट्रेवल्स 3 मीटर। टोटल टाइम टेकन बाय बॉय इज 8 सेकेंड। फाइंड आउट हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी।
तो पहले आप डायग्राम बनाओगे, एक बच्चा है उसने ट्रेवल किया, ये चला गया ईस्ट में, ईस्ट मतलब ईस्ट डायरेक्शन में गया, कितना चला 5 मीटर, ये गया चला गया, फिर ये लौट के आ गया 180 डिग्री। देखो मैं पहले ऐसे यहाँ से आऊँ क्या, फ्रेम में आ रहा हूँ क्या पता नहीं, मैं ऐसे चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, 5 मीटर गया, 5 मीटर गया, 180 डिग्री मुड़ गया इधर, फिर मैं 3 मीटर चला, बस 3 मीटर यहाँ तक रुक गया। ठीक है, समझ गए? तो मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, डिस्टेंस 5 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं देखोगे आप, डिस्टेंस कितनी कवर करी मैंने, एवरेज निकालनी है ना मुझे, एवरेज स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी 5 इधर 3 इधर मतलब 8, टाइम कितना लगा मुझे, टोटल टाइम लगा 8, तो मेरी स्पीड थी, एवरेज स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। एवरेज डिस्प्लेसमेंट, यदि एवरेज वेलोसिटी मुझे चाहिए, वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, पहले आप गए थे +5, फिर आप आ गए -3, मतलब डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, अपन टाइम तो सेम ही लगाए, 8 मीटर, डिस्टेंस में भी 8 मीटर, इसमें भी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 1/4 मतलब ये 1/4 मीटर पर सेकंड क्या होगी इसकी वेलोसिटी, 1/4 मीटर पर सेकंड क्या होगी इसकी वेलोसिटी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, या फिर ऊपर से सली गई। नेक्स्ट, क्वेश्चन इस प्रकार है, अ गर्ल ट्रेवल्स, ये गर्ल है वह ट्रेवल करती है फ्रॉम ए टू बी विद वेलोसिटी विद v1 वेलोसिटी, ठीक है, एंड कम्स बैक b2a विद v2 वेलोसिटी, ए टू बी गई v1 से, v2a आई v2 से, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो सबसे पहले ये जो थी दीदी, ये गई ए से और ये बी तक गई, मान लेता हूँ कि ये बीच की डिस्टेंस s मीटर थी, s ये 5 नहीं है, s, चलो छोड़ो इसको यार, इसको मान लेता हूँ स्मॉल ए मीटर, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, ये यहाँ पे कोई क्वांटिटी होगी, 5 होगी, 6, 7, 8 जो भी होगी, मैंने एक छोड़ो, इसको भी छोड़ो, जनरली आप वेरिएबल क्या मान दो x, तो x मीटर मैंने मान ली, a से b गई, b से a आ गई। पहले ये बताओ इस पूरे जो भी इन्होंने डिस्टेंस या डिस्प्लेस पर, ये बताओ पॉइंट्स जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर आ गई, मतलब इनका डिस्प्लेसमेंट 0 है, 0, यदि डिस्प्लेसमेंट 0 है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो इनकी एवरेज वेलोसिटी तो डायरेक्ट ही बता दोगे आप। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, टाइम कुछ भी लगाओ खत्म, 0 आएगी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू। तो लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड ओ होगी बच्चों, इन्होंने इधर आते टाइम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी x, वापस आते टाइम bx, मतलब टोटल डिस्टेंस x प्लस x, टोटल डिस्टेंस x प्लस x, और टोटल टाइम कितना लगा, मान लेता हूँ इधर जाने में t लगा और इधर आने में भी कितना लगेगा t लगेगा, 2t टाइम लगा इनको, 2t टाइम लगा, जितना टाइम इनको इधर जाने में लगा उतना ही उधर आने में लगा, ये आपको पता है पहले से, जितना टाइम इधर लगा उतना ही इधर लगा, मतलब 2t टाइम लगा। तो इसका आंसर हो गया बच्चों एक्स वाई टी। बात सही है क्या, बात सही नहीं है। आपको क्या पता इधर जाने में इतना टाइम लगा, इधर आने में भी उतना टाइम लगेगा,
आपको क्या पता, आपको क्या पता, मतलब आपको कुछ नहीं पता, तो आपको T1 मानो, मतलब जाने में टाइम लगा T1 और आने में टाइम लगा T2, और टाइम अलग अलग ही लगेगा। वो मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि इनकी ज़्यादा टाइम वेलोसिटी क्या है v1 और आते टाइम वेलोसिटी क्या है v2। आने जाने में वेलोसिटी अलग अलग है, मतलब ये गई थी, हो सकता है कि 30 की स्पीड से जाएं और 50 की स्पीड से आए। यदि ये गई थी ए से बी, सेम डिस्टेंस है, लेकिन उन्होंने 30 की स्पीड से गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और 50 की स्पीड से आई तो टाइम कम लगेगा। भले ही डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम अलग हो गया, तो वेलोसिटी भी अलग है और टाइम भी अलग है। मतलब वेलोसिटी कैसे डिपेंड करती है टाइम पे, मैंने आपको फॉर्मूले में ही बता दिया। यदि टाइम ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, ठीक है, और वेलोसिटी कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैंने मान लिया जाते टाइम t, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सरप्राइज मत होना बच्चों, इसी क्वेश्चन का आंसर यही है, 2x/T1 + T2। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको T1 कहीं क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दे रखा, T2 कहीं क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दे रखा। मतलब आप T1 और T2 की फॉर्म में आंसर को नहीं छोड़ सकते, T1 और T2 की फॉर्म में आंसर को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि T1 T2 तो आपको पता ही नहीं ना। तो आपको T1 और T2 को किसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, V, क्योंकि V आंसर में दे रखा है, V आंसर में दे रखा है, सिर्फ आंसर V की फॉर्म में ही हो सकता है, मतलब V1 V2 की फॉर्म में हो सकता है और किसी की फॉर्म में नहीं हो सकता। ना तो x आना चाहिए, क्योंकि x अपने माना है, क्वेश्चन ने थोड़ी बताया था कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x है। बात समझ गए, x भी हटना चाहिए और T1 T2 भी हटने चाहिए, सिर्फ वेलोसिटी रह सकती है यहाँ पे। तो क्या करता हूँ, ज़्यादा टाइम इनको टाइम T1 लगा तो समय, वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या होता है, वेलोसिटी v1, ए से बी जाने में वेलोसिटी v1 थी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू, यहाँ से यहाँ, वेलोसिटी नहीं, सॉरी ये स्पीड है, ये स्पीड है, इसको स्पीड है, ये स्पीड, इसको S1 मान लेता हूँ यार, स्पीड है, और ये S2 स्पीड है, ये वेलोसिटी स्पीड है, ठीक है, स्पीड है, ये समझ गए आप। तो T1 की वैल्यू क्या होगी, पहले स्पीड की वैल्यू बताओ, स्पीड की वैल्यू S1, स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस 8 से तक जाने में x, और टाइम T1, तो T1 की वैल्यू x/S1, ठीक है, T1 की वैल्यू। ऐसे T2 की वैल्यू x/S2, क्योंकि इधर जाने की डिस्टेंस भी x है, इधर आने की डिस्टेंस भी x है, और डिस्टेंस में साइन का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से T1 की वैल्यू T2 की वैल्यू दोनों आ गई, 2x/T1 की वैल्यू x/S1, T2 की वैल्यू x/S2। तो यहाँ से बच्चों S भी कट जाएगा, तो ये 2s1 s2/S1 + S2, ये आपका फाइनल है। इसको आप ऐसे मत लिख देना S1 + S2/2, यदि जाने की स्पीड S1 है तो S1 S एवरेज मत निकाल देना, नाम एवरेज वेलोसिटी है, नाम एवरेज स्पीड है, लेकिन एवरेज मत निकाल देना। बात समझ गए ना आप, एवरेज वेलोसिटी आपने निकाल ली, एवरेज स्पीड निकालने का ये तरीका था, ठीक है, 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 ये बात आपको समझ आ गई। एक चीज़ मैं आपसे और पूछूं बच्चों, एक चीज़ मैं आपसे और पूछूं बच्चों, क्या ए से बी तक जाने के लिए जो वेलोसिटी होगी और जो स्पीड होगी ए से बी तक के लिए, ए से बी तक के लिए एवरेज वेलोसिटी और स्पीड में कोई अंतर होगा क्या, वेलोसिटी और स्पीड में कोई अंतर होगा क्या, बताओ। ए से बी तक जाने के लिए, ए से बी तक जाना चाहता हूँ तो वेलोसिटी और स्पीड में चेंज होगा क्या। ए से बी तक जाने के लिए डिस्टेंस कितनी है x, टाइम मान लेता हूँ T1 लग रहा है, मान क्या लेता हूँ T1, मैंने माना ही था पहले, ठीक है। ए से बी तक जाने के लिए डिस्टेंस भी x है और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है x, और टाइम वही सेम। ए से बी तक जाऊँ तो स्पीड और एवरेज स्पीड, ए से बी तक जाने की एवरेज स्पीड वही होगी जो एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहूँ इसको या डिस्टेंस कहूँ, दोनों सेम ही है ना, क्योंकि ये ए से बी तक की मिनिमम डिस्टेंस है ना x, तो इसको डिस्टेंस भी बोल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूँ। तो ए से बी तक जाने के लिए जो x डिस्प्लेसमेंट है और जो x डिस्टेंस है दोनों सेम है, तो ए से बी तक जाने के लिए स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर याद आ गया ना। Now we'll take one more interesting question.
वन बॉय, ए बॉय, अब की बार बॉय की बात कर लें। अभी एक गर्ल गई थी तो अभी एक बॉय भी जा रहा है। अ बॉय कवर हाफ डिस्टेंस आधी दूरी तय कर रहा है विद v1 क्या है, स्पीड, एंड हाफ डिस्टेंस y स्पीड v2 फाइंड एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। एक आदमी है, उसने माना 2x दूरी तय करी थी, तो आधी दूरी x ये हो गई, आधी दूरी x ये हो गई। ये वाली डिस्टेंस वो कवर कर रहा है v1 स्पीड से, ये v2 से। x मैंने माना है, क्वेश्चन में क्या दिया है, सिर्फ v1 v2, तो फाइनल आंसर v1 v2 की फॉर्म में होना चाहिए, x यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने ये बोल रखा था कि आधी स्पीड उसने v1 से तय करी है, आधी v2 से। तो मैं क्या x मान सकता हूँ ना, मैंने इसको टोटल 2x मान लिया, तो आधी आधी में डिवाइड कर दिया, आधी इससे आधी इससे। मुझे एवरेज क्या पूछ लिया इसने, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम लग गया, मैंने मान लिया t1, और यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम लग गया t2। t1 क्या होगा, t1 इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो यहाँ से t1 इक्वल्स टू हो जाएगा x अपॉन v1, t2 की वैल्यू x अपॉन v2। आधी आधी डिस्टेंस है, आधी डिस्टेंस आधी ये इधर। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2x, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो t1 प्लस t2 टोटल टाइम हो जाएगा, यहाँ से x अपॉन v1 प्लस यहाँ से x अपॉन v2। आंसर आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आंसर हो जाएगा एवरेज स्पीड का। बात समझ गए आप, बात समझ गए ना बच्चों, आधी डिस्टेंस। अच्छा, ये जो आंसर आया, जो अभी आंसर आया था, वो दोनों सेम क्यों आए, सेम इसलिए आए, उसमें भी मैंने क्या किया था, ए से बी तक गया था और वापस बी से ए तक आ गया था। तो मैं उसको ये भी तो बोल सकता था कि आधी डिस्टेंस उसने इस वेलोसिटी से तय करी v1 से, और आधी डिस्टेंस v2 से। ये भी तो सेम ही बात है ना यार, सेम बात है ना। इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, ए से बी और बी से ए। देखो, ए से बी मैंने ऐसा बना दिया, ए से बी, और बी से ए को मैं ऐसा बना दूं तो कोई दिक्कत है क्या, बी से ए को ऐसे, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम ही तो है, ए से बी और बी से ए सेम आ गया, तो मतलब ये भी x ये भी x, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन का मतलब होता है, लेकिन स्पीड में नहीं होता। तो स्पीड तो भैया सेम ही आनी थी और आ भी गई। इस क्वेश्चन का मतलब भी तो यही था कि आधी डिस्टेंस मतलब x डिस्टेंस उसने v1 से तय करी, बाकी आधी v2 से तय करी। इसमें क्या बोला था पिछले क्वेश्चन में कि जिसने a से b v1 से तय करी और b से a वापस v1 से, मतलब जो डिस्टेंस ये मतलब आधी डिस्टेंस ये v1 से और दूसरी आधी v2 से। सेम क्वेश्चन ये भी है, बात समझ गए, इसलिए आंसर सेम आए इसके, बस लैंग्वेज घुमा दी फिरा दी, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन। लेकिन उसमें एवरेज वेलोसिटी 0 आई थी पिछले वाले में, क्योंकि जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, लौट के उद्दू घर को आए, लौट के उद्दू घर के आ गए थे इसमें। अभी मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग कितने टाइम की हो चुकी है। तो बच्चों रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा टाइम की हो चुकी है, 58 मिनट। तो थैंक यू सो मच। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों।